Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो क्योंकि आज वेडनेसडे है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेडनेसडे और सैटरडे को हम अपना रिवीजन वाला पार्ट नहीं करते, रादर उसकी जगह पे हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और, किसी ने बोला था कमेंट्स में कि ये जो पैटर्न हम करते हैं रिवीजन वाला वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि करंट अफेयर्स के बीच में पुराने क्वेश्चंस इस तरह से लाना ये ज़्यादा ठीक नहीं है. तो अगर आप चाहें तो हम लोग दूसरा फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पहले उस दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और लास्ट में कोई भी 3 टॉपिक पे रिवीजन कर लेंगे. जैसे कि सपोज एक दिन हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स की एक स्लाइड लगा ली और इसके अलावा रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की और थर्ड स्पोर्ट करंट अफेयर्स. फिर दूसरे दिन हम लोग 3 अलग स्लाइड करेंगे, 3 अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे लास्ट में. बिल्कुल मतलब उस दिन के करंट अफेयर्स करने के बाद बिल्कुल लास्ट में ये तीनों स्लाइड्स आपको मिलेंगी. तो जो लोग भी उस दिन के करंट अफेयर्स पढ़ के ये रिवीजन वाला पार्ट स्किप करना चाहते हैं वो वहीं से वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, और जो लोग रिवीजन को देखना चाहते हैं तो वो लास्ट में जाके करंट अफेयर्स के बाद इनको कंटिन्यू कर सकते हैं. तो आप बताइएगा कि कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा ठीक है. मेरे लिए तो दोनों ही ओके है. आप जिस चीज़ में भी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा. तो आप प्लीज़ कमेंट्स में अपना व्यू बताइएगा कि कौन सा फॉर्मेट आपको ज़्यादा पसंद है. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज़ वन द 2024 नेल्सन मैंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें से कौन सी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसने 2024 का नेल्सन मैंडेला अवार्ड जीत लिया है फॉर हेल्थ प्रमोशन. इस अवार्ड को कौन देता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. एक बार फिर से यहाँ पे आंसर है निमहंस बेंगलुरु. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस. इन्होंने रिसीव किया है 2024 का नेल्सन मैंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन. ठीक है. इस अवार्ड की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2019 में. इसके थ्रू उन सभी इंस्टीट्यूट्स को ऑनर किया जाता है जिनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हेल्थ प्रमोशन में. और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवी और हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्री अपूर्वा चंद्रा ने निमहंस को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है. इनके जो एफर्ट्स हैं उनको काफ़ी हद तक रिकॉग्नाइज किया गया इन द इंक्लूसिव हेल्थ केयर एंड मेंटल हेल्थ वर्क को पायनियर करने में. ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा. 2024 का नेल्सन मैंडेला अवार्ड दिया गया किस इंस्टीट्यूट को? तो आंसर है निमहंस बेंगलुरु को. और कौन देता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करता है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2023 टू 24. जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोविजनल एस्टिमेट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या रहा 2023 से 24 में, आपको ये बताना है. तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी बाय 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 23 टू 24. इसी के साथ इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टिमेट को भी सरपास कर दिया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया था इसको 7.6%. ठीक है. तो इसी के साथ ये 9th टाइम है जब कि जीडीपी ग्रोथ एक्सीड कर रहा है 8% को, और 9th टाइम है ये सिंस 1960 एंड 61. फाइन. तो जो हाई ग्रोथ रेट है वो किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन Q4, यानी कि जनवरी टू मार्च 2024 में हमारी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही और इसमें 7.8% का इंक्रीमेंट देखने को मिला अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें, इस क्वार्टर को 2023 से. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है 8.2% इन 2023 टू 24. नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइंटली लॉन्च द बिमरन इनिशिएटिव फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स. इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ज्वाइंट तरीके से लॉन्च किया है बिमरन इनिशिएटिव को पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए? तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बिमरन को. बिमरन का फुल फॉर्म क्या होता है? बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क. ठीक है. किसके साथ मिलके? विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. तो बिमरन जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा फ्रॉम बिम्स्टेक कंट्रीज, जिससे कि वो इंडिया के अंदर अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं थ्रू स्प्लिट साइड डॉक्टोरल फेलोशिप, जिसमें कि 1 मिलियन रुपीज ऑफर किया जाएगा और 6 to 12 मंथ्स इनको दिए जाएंगे इंडिया के लैब्स में. इसके अलावा ट्विनिंग रिसर्च प्रोजेक्ट को भी ये प्रमोट करता है, जहां पे ग्रांट आपको मिलेगा 5 मिलियन रुपीस का और 24 मंथ का रीजनल कोलैबोरेशन. ठीक है. तो यहाँ पे बिमरन का फुल फॉर्म याद रखिएगा. क्या बताया?
बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एसोसिएटेड हैं पिमरेन इनिशिएटिव के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। किसको टारगेट किया जा रहा है? पीएचडी स्टूडेंट्स को, ठीक है। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैब्लिश कर रही है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को? तो ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर कोलैबोरेट कर रही है डीआरडीओ के साथ और मिलकर ये स्टैब्लिश कर रहे हैं डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। किस लिए? नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज की इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के मामले में, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन करता है विद डीआरडीओ की स्ट्रेटेजी ऑफ सेटिंग अप डीआईए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को फॉस्टर कर सकें थ्रू एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, ब्राइट स्कॉलर्स एंड डीआरडीओ साइंटिस्ट, ठीक है। इससे एक रॉबस्ट इकोसिस्टम तैयार होगा फॉर द डिफेंस इनोवेशन। तो यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि एस्टैब्लिश कर रही है? आंसर है आईआईटी कानपुर। अच्छा, यहाँ पे पहला ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद। ये भी न्यूज में आया था, किस वजह से? क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और आईआईटी हैदराबाद ने मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि दोनों बॉडीज कोलैबोरेट करेंगी रिसर्च और ट्रेनिंग के सेक्टर में, ठीक है। तो इस पार्टनरशिप का पर्पस क्या है? मेडिकल डिवाइसेस को इनोवेट करना और हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना फॉर द सोल्जर्स इन डाइवर्स टेरेन्स। इस एग्रीमेंट को साइन किया लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और प्रोफेसर बीएस मूर्ति ने, जहां पे आईआईटी हैदराबाद टेक्निकल एक्सपर्टीज अपनी प्रोवाइड करेगा थ्रू अपने बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है सिंपली कि हाल ही में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने किस आईआईटी के साथ एक एमओयू साइन किया है टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। Dar es Salaam पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दार es Salaam पोर्ट कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। आंसर है तंजानिया कंट्री, दैट इज ए ऑप्शन। एक्चुअली अदानी ग्रुप ने पोर्ट बिजनेस को वेंचर किया है इन तंजानिया, जहां पे इन्होंने सिक्योर की है 30 इयर्स की लीज फॉर द कंटेनर टर्मिनल 2 एट दार es Salaam पोर्ट, ठीक है। तो ये जो डील है ये साइन की है तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी ने, और इसके थ्रू अदानी का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। और मीनवाइल अगर हम देखें तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने सिक्योर की है 10 साल की डील, जिसमें कि ये मैनेज करेंगे ईरान के शहीद बेहश्ती टर्मिनल को। कहाँ पे लाई करता है ये? चाबहार पोर्ट पे, ठीक है। तो दार es Salaam पोर्ट जो है वो तंजानिया का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पोर्ट है, जो कि हैंडल करता है कंट्री का 83% ऑफ कंटेनर वॉल्यूम, ठीक है। तो कंटेनर टर्मिनल 2 जो है उसकी कैपेसिटी अकेले की 1 मिलियन TEUs है, फाइन। तो यहाँ पे दार es Salaam पोर्ट की लोकेशन याद रखिएगा, ये लाई करता है तंजानिया में। Recently, which state has introduced artificial intelligence learning in the class 7 ICT textbook? कौन सा स्टेट है जिसने की इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग को अपने क्लास 7 की ICT टेक्स्ट बुक में? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरला। केरला ने इंट्रोड्यूस किया है AI लर्निंग को अपने क्लास 7 की ICT टेक्स्ट बुक्स में। इसी के साथ ये इनका एक इंपॉर्टेंट मूव है, जिसमें ये 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को इनहांस करना, जहां पे स्टूडेंट्स को AI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाए फ्रॉम अ यंग एज। और ये एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है जो कि केरला के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से ये अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो केरला ने इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग को अपने क्लास 7 के ICT टेक्स्ट बुक्स में। Which day is observed as World Milk Day every year? वर्ल्ड मिल्क डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जून को। इससे डेयरी के रोल को एम्फेसाइज किया गया ग्लोबल न्यूट्रिशन में, और इसको एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में। इसके थ्रू हम मिल्क को सेलिब्रेट करते हैं एज अ वाइटल फूड सोर्स एंड द डेयरी सेक्टर, ठीक है। तो मिल्क कंजम्पशन बहुत ही पहले से चला आ रहा है, न्यूलिथिक एज से लगभग, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजियस ट्रेडिशंस में। लेकिन जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं, उससे इसके कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें मिल्क के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें और मिल्क को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें रेगुलर, ठीक है। तो वर्ल्ड मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जून को। एनीवेज, आज है 5 जून, और 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ओके। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड पोस्टमसली विद यूनाइटेड नेशंस डैग
हैमर्स जोल्ड मेडल। ये मेडल हाल ही में किस इंडियन पीसकीपर को पोस्टमसली मिला है? आंसर है नाइक धनंजय कुमार सिंह, और ये एक यूनाइटेड नेशन पीसकीपर थे जिन्होंने सर्व किया था कॉन्गो में बेसिकली, और हाल ही में इनको पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया है ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल डे ऑफ पीसकीपर्स। ठीक है, इस मेडल को स्टैब्लिश किया गया था 1997 में। इसके थ्रू पीस कीपर्स को ऑनर किया जाता है जो कि अपने लाइफ्स को सैक्रिफाइस करते हैं अंडर द यूनाइटेड नेशंस अथॉरिटी, और इस अवार्ड को एनुअली ऐसे नेशंस को दिया जाता है जिन्होंने अपने पीस कीपर्स खोए हैं, और ये सेरेमनी कंडक्ट होती है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि इस साल इसके लिए किसको चुना गया, ये मेडल किसको दिया गया पोस्टमसली। आंसर है नाइक धनंजय कुमार सिंह। यहाँ पे कैम्बोडिया कंट्री आजकल न्यूज में है। रीजन क्या है? कैम्बोडिया कंट्री प्लान कर रही है कि वो एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे, कहाँ पे? ऑन द फ्यूनान टेको कैनल। ठीक है, फ्यूनान टेको कैनल एक 180 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो कि चाइना फंड कर रहा है, और ये कैनल जो है ये बेसिकली लिंक करेगा केप को, केप एक कोस्टल प्रोविंस है, टू द कैपिटल फोम फेन। ठीक है, वाया द बसाक रिवर। फाइन, तो इससे जो वियतनामीज पोर्ट्स के ऊपर इनका रिलायंस है वो कम हो जाएगा फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। इससे जो कंबोडिया की कनेक्टिविटी है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, और ट्रेड ऑटोनॉमी इनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आपसे बस सिंपली पूछा जा सकता है कि फ्यूनान टेको कैनल प्रोजेक्ट जो कि आजकल चर्चे में है, ये किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? आपका आंसर होना चाहिए कैम्बोडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुलोंग गापर गिबॉन सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सैंक्चुरी कहाँ पे लाई करती है? आंसर हो जाएगा असम स्टेट। किस वजह से सैंक्चुरी न्यूज में आई? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे ने फंड्स को एलोकेट किया है फॉर कैनोपी ब्रिजेस, जो कि हेल्प करेंगे हुलॉक गिबन को, जो कि इंडिया का इकलौता एप है जहां पे रेलवे ट्रैक्स को ट्रैवर्स किया जाएगा इन द ईस्टर्न असम। ठीक है, तो गिबॉन एशिया के स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट एप्स होते हैं, और ये ज्यादातर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेंगे। इंडिया के अंदर ये कहाँ पे रहते हैं? असम में, मेघालय में, और कुछ और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो होलोन गापर गिबॉन सैंक्चुरी में इनकी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मौजूद है, और इनकी बात करें तो ये मोनोगैमस हैं, वोकल कम्युनिकेटर्स हैं, और ये बेसिकली इंडेंजर्ड माने जाते हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड वेस्टर्न हुलॉक गिबन एंड वल्नरेबल ईस्टर्न हुलॉक गिबन फिलहाल बहुत ज्यादा कंजर्वेशन कंसर्न्स फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बस लोकेशन याद रखनी है कि ये सैंक्चुरी कहाँ पे लाई करती है। योर आंसर इज असम स्टेट। लोकेशन की बात करें तो आपसे पुराना किला की लोकेशन पूछी जा सकती है कि पुराना किला कहाँ पे लाई करता है, तो नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से रिवर के बैंक्स पे है, तो आंसर हो जाएगा यमुना रिवर। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि पुराना किला को हैंडओवर कर दिया गया है टू द सभ्यता फाउंडेशन ऑफ दालमिया ग्रुप अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ठीक है, तो ये लोकेटेड है नई दिल्ली में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स है जो कि बना था यमुना रिवर की बैंक्स पे, और इसको बनवाया किसने था? हुमायूं ने और शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो ये इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर को एक तरह से ब्लेंड है, और इसमें 3 गेट्स मौजूद हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गेट इसका बड़ा दरवाजा है जहां पे आपको इस्लामिक और हिंदू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो पुराना किला के बारे में 2 बात याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में है, कौन से रिवर के बैंक्स पे है, तो आंसर इज यमुना रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज डिक्लेयर्ड ह्यूमन रेबीज अ नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट ऑफ 1897? कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने कि ह्यूमन रेबीज को डिक्लेयर किया एज अ नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट ऑफ 1897? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने ह्यूमन रेबीज को डेजिग्नेट किया एज अ नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट ऑफ 1897। ठीक है, तो रेबीज की बात करें तो ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ RABE वायरस, और ये एक फेटल वायरल डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये प्राइमरली स्प्रेड होता है थ्रू द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, जहाँ पे जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसमिटर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो रेबीज एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज करता है स्पेशली एशिया में और इसके अलावा अफ्रीका में, और डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से ये इफेक्ट करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, और अभी भी ये एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बने हुए हैं। ठीक है, तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने डिक्लेयर किया है ह्यूमन रेबीज को एज अ नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट ऑफ 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली होस्टेड द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024? इस अवार्ड के फंक्शन को किस स्टेट ने होस्ट किया, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे गोवा।
गोवा ने होस्ट किया ये पहला या इनॉग्रल आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? आउटलुक मीडिया ग्रुप ने। और यहाँ पे याद रखना है आपको कि BDO इंडिया इसका अवार्ड प्रोसेस एडवाइजर था और इसके अलावा IIT गोवा इसका नॉलेज पार्टनर था। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इस इवेंट में पॉलिसी मेकर्स आए थे और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद थी, जहां पे इन्होंने सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया। 2 क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि REC लिमिटेड को ऑनर किया गया विद द सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया? आंसर है REC लिमिटेड। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिसीव किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड इन द नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने हैं। IIT गोवा इसका नॉलेज पार्टनर था, ये भी याद रखिएगा। तो इसके लिए ओवरऑल वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर है गोवा। Recently, which ministry launched the implementation manual of tobacco-free educational institutions on World No Tobacco Day 2024? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि लॉन्च किया है इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल ऑफ टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने लॉन्च किया है इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल ऑफ टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि हम 31 मई को ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया था सीट के साथ। तो ये इस साल की थीम के साथ अलाइन करता है। थीम क्या रखी गई थी? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इस मैनुअल का पर्पस था स्कूल्स को हेल्प करना कि वो इंप्लीमेंट कर सकें गाइडलाइंस को, जो कि जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और श्री संजय कुमार ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया कि हमें एक टोबैको फ्री जोन क्रिएट करना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सारे के सारे, जिससे कि चिल्ड्रन को बचाया जा सके फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एडिक्शन ऑफ टोबैको। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा कि ये मैनुअल किसने जारी करी है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज IRIS-T मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज? IRIS-T मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? तो ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। किस वजह से न्यूज में आई? क्योंकि जर्मनी ने अपनी इस मिसाइल को लूज कर दिया है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज को लेकर कंसर्न्स उठ रहे हैं। ठीक है, तो IRIS-T एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसको कि डेवलप किया है 6 नेशन प्रोग्राम के द्वारा, और इसको लीड कर रहा था जर्मनी। फाइन, तो इसको डिजाइन किया गया है शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस के लिए, जो कि न्यूट्रलाइज कर सकता है डिफरेंट एरियल थ्रेट्स को अप टू 40 किलोमीटर्स अवे। और इसमें एक्सट्रीम फीचर्स हैं, एडवांस्ड फीचर्स हैं, लाइक इंफ्रारेड सीकर इसमें मौजूद है, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है, और ये इफेक्टिव है इन क्लोज कॉम्बैट। तो IRIS-T मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द मिड ईयर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज द 60th मीटिंग ऑफ सब्सिडरी बॉडीज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिक्वेस्ट किया है सभी डेवलप्ड नेशंस को कि वो क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स को मीट करें अहेड ऑफ द 29th UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये जो 60th मीटिंग है सब्सिडरी बॉडीज की, ये कंडक्ट हो रही है बॉन जर्मनी में। कब से कब तक? 3 से लेके 13 जून तक। और यहाँ पे गैदर होंगे UNFCCC के सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल डेलीगेट्स एंड सिविल सोसाइटी, जहाँ पे लगभग 6000 पार्टिसिपेंट्स मौजूद होंगे। और SB60 मार्क करेगा एक पिवटल मोमेंट बिटवीन COP28 एंड COP29। ठीक है, इसी के साथ एक स्टेज सेट होगा फॉर फ्यूचर क्लाइमेट नेगोशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज जर्मनी। देखिए, इसके अलावा आपसे पंपा लेक की लोकेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि ये आजकल न्यूज में है। पंपा लेक लाई करता है कर्नाटका में। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आया थोड़ा सा बता देती हूँ। एक टीम है कर्नाटका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, म्यूजियम्स एंड हेरिटेज की, जिन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया है एक रॉक शेल्टर पेंटिंग, जो कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2500 साल पुराना है, और ये लाई करता है इन द हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज एरिया। ठीक है, तो पंपा लेक स्पेशली अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है, नियर हम्पी, और ये वन ऑफ द 5 सैक्रेड लेक्स है इन हिंदू मिथोलॉजी, और ये सराउंडेड है बाय हिल्स एंड टेम्पल्स। इसके अंदर एक कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जो कि प्रोमिनेंटली फीचर करता है इन हिंदू एपिक्स लाइक द रामायण। ठीक है, तो पंपा लेक की लोकेशन जरूर याद रखिएगा, ये है कर्नाटका में। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। कल थर्सडे है, तो कल फिर से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे।
तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको रिवीजन का कौन सा फॉर्मेट पसंद आ रहा है, उसी हिसाब से फिर हम लोग मंडे से इसमें चेंजेस कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.